जय श्री राम। इतने धीरे से महाराष्ट्र सदन में जितने रुके हैं उतने ही नहीं, महाराष्ट्र में जहां तक है आवाज जानी चाहिए। तो सुधांशु जी, जय श्री राम के साथ आपका स्वागत है। सुधांशु जी सुदर्शन के सारे कॉन्क्लेव में रहते हैं। हम कहते हैं कि सुधांशु जी अब तो टीवी पर अब लोग उनको पहचान रहे हैं। मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिसने उनको टीवी पर आने के पहले कई वर्षों तक आग्रह किया कि वो टीवी पर आए, और उन्होंने आने के बाद जो पराक्रम किया है वो दुनिया के सामने है। अभी तो लोग उनको केवल एक बुद्धिवान, एक बुद्धिजीवी, विद्वान, भारतीय संस्कृति इस रूप में जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े रणनीतिकार भी हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में रणनीतिकार ये शब्द बदनाम हुआ, क्योंकि रणनीति का आधार हमेशा छल कपट यही रहा। लेकिन जो रणनीति है वो धर्म संगत हो सकती है, बल्कि धर्म संगत रणनीति ही धर्म की स्थापना कर सकती है। इस धारणा को हम भूल गए, और इसलिए इनका रणनीतिकार वाला परिचय भी दुनिया के सामने होना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी केवल भाजपा के प्रवक्ता नहीं, केवल भाजपा के नहीं तो हिंदू धर्म के इकोसिस्टम को जिन रणनीति की आवश्यकता है उसके भी एक पुरोधा साबित हो, ऐसी हम शुभकामना उनको देते हैं। 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज बहुत कुछ नई चीजें हो रही है। हमने भी सोचा कि एक नया चौहान के आपके साथ आए, तो छोटे छोटे कार्यक्रम कर रहा है, तो आपके साथ प्रवास भी कर चुका है। तो मैंने कहा कि तुम अकेले इंटरव्यू करो, लेकिन सबका आग्रह था कि मैं भी साथ में बैठूं। नहीं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 75 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब अमृत काल की शुरुआत हुई है, यानी 75 से जब 100 पूरे करेंगे तब कहाँ पहुंचेंगे और क्या हमारा भवितव्य है। तो अमृत काल वाली पीढ़ी तो यही है ना, 25 वर्ष बाद जिनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो सुधांशु जी, 65% युवाओं वाला ये देश, इसको यंग इंडिया कहा जाता है, इसके लिए सरकार काफ़ी सीरियस है, फिर भी विपक्ष आप पर युवा विरोधी होने का टैग क्यों लगाने का कोशिश कर रही है? देखिए, एक कारण ये है कि विपक्ष इसलिए आरोप लगाता है चूंकि वहां पर एक चिर युवा है और वो चिर व्याकुल भी है, और वो चिर व्यथित भी हैं और चिर कुपित भी हैं, यानी वो म्यूचुअली ऑलवेज एजिटेटेड एंड ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अब हम कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, परंतु यह पूर्ण सत्य है क्या? यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब हम जब युवा शक्ति की बात करते हैं तो विगत 9 वर्षों में आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद क्या किया। अगर आप याद करें 2014 से पहले कहा जाता था कि भारत में जो वर्क फोर्स थी उसमें केवल 25% लोग स्किल्ड थे, हमारे पास मेजॉरिटी नॉन स्किल्ड वर्क फोर्स थी। तो स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाया गया ताकि स्किल्ड वर्क फोर्स यहां पर क्रिएट हो सके। अब आप ये देखिए कि युवाओं को जो बात कही गई थी कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, अब इसके लिए जो मुद्रा योजना शुरू की गई वो क्या थी? 34 करोड़ लोगों को अभी तक मुद्रा योजना में वो लोग लोन ले चुके हैं। अब किसी को छोटा व्यवसाय करना हो जिसको केवल 1,50,000 रुपए की जरूरत होती है, उसके पास कभी जिंदगी में उतना पैसा ही नहीं होता था कि वो 1 लाख रुपए की गारंटी रख के 50,000 रुपए बैंक से ला सके। प्रधानमंत्री जी ने उसको सुनिश्चित किया। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि रुपया जो दिल्ली से चलता था 15 पैसे पहुंचता था, अब यह था कि वो कैसे डायरेक्ट पहुंचाया जाए। जब शुरू शुरू में प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा कि हम इतने अकाउंट्स खोलने हैं, तो ना आरबीआई तैयार था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री तैयार थी। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता।
फिर वो प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि आज 48 करोड़ जनधन अकाउंट है। जब अकाउंट खोले गए तो उन लोगों ने कहा कि साहब इसमें पैसा कहां से आएगा, ये तो बताइए। तो मोदी जी ने कहा अकाउंट तुम खोलो, पैसा कहां से आएगा मैं बताऊंगा। और फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम आई और आज उसमें से लगभग 95% जो अकाउंट हैं वो फुल्ली ऑपरेशनल हैं और कुल मिलाकर उनमें 1,92,000 करोड़ रुपया। अब ये क्या है? ये वो सीधी शक्ति जो युवा के हाथ में पहुंची। अब अगर आप बृहद स्तर पे देखें तो हमारा युवा इतना प्रतिभा संपन्न है कि वो विदेश में जाकर तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करके बड़े बड़े कार्य दिखा सकता है, यहां पे क्यों नहीं कर सकता था? तो आपने देखा कि रिसर्च के लिए भी जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी में एक रिसर्च सेंटर बनाने की व्यवस्था की गई 500 करोड़ रुपए देके, ताकि उसके द्वारा सरकार जो युवा अनुसंधान में जाना चाहते हैं उनको आगे कर सके। तीसरी बात आप देखिए, खेल में युवाओं की सबसे अधिक रुचि होती है। खेल को कितना व्यवस्थित किया जा सकता है उसके लिए 2014 के बाद जितनी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज बनी हैं वो अपने आप में लैंडमार्क है। और इससे ज्यादा और क्या होगा कि उन्होंने सारे सांसदों से कहा है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में एक सांसद खेल कूद प्रतिस्पर्धा आयोजित करवानी है और उसमें अपने अपने क्षेत्र से जो प्रतिभाएं हैं खेल की उनको लाना है और उनको सिर्फ पुरस्कार ही नहीं देना, इसके माध्यम से वो आइडेंटिफाई होते हैं और उनको राष्ट्रीय स्तर पर आने का अवसर मिलता है। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि यदि उन्हें कोई एक सामान्य छोटा व्यवसाय शुरू करना हो या उन्हें खेल में अपनी प्रतिभा दिखानी हो या उनको स्किल के रूप में व्यवसाय करना हो, स्किल्ड पर्सन के रूप में, और अथवा उनको बड़े स्तर पर जाकर रिसर्च करनी हो, इन सारी चीजों के बारे में यह चिंता इस सरकार ने जितने समग्र रूप से की है, मुझे लगता है पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण आसानी से नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी हम 2023 में हैं, 2024 में बहुत सारे युवा पहली बार वोट करेंगे, तो उनके लिए आप क्या कैंपेन करेंगे? देखिए, ये जो आपने कहा जैसे 2019 का चुनाव था, इसमें जो फर्स्ट टाइमर वोटर था वो था या तो जिनका जन्म ही 21वीं सदी में हुआ या कम से कम जिन्होंने होश 21वीं सदी में संभाला, यानी सन 2000 के बाद। और अब इसे सिर्फ संयोग ही कहें क्या कि उसी में हम 300 सीटें पाके आ गया है। इसका अर्थ जानते क्या हुआ है? अब युवा के हाथ में सबसे बड़ी शक्ति क्या आई है कि अब भारत में 82 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, इतने ही स्मार्टफोन है। एक बहुत लंबा दौर इस देश में चला जबकि युवाओं के मन को भ्रमित करके रखा गया एक विशेष प्रकार की विचारधारा, विशेष प्रकार की सूचनाओं के द्वारा, और उनके मन में भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति गौरव का नहीं ग्लानि का भाव भरकर रखा गया। परंतु अब वो जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, अब सूचना को नियंत्रण करना आसान नहीं है। हर व्यक्ति के हाथ में सीधे सूचना पहुंचती है। हाँ, ये जरूर है, उसमें बहुत सी सूचनाएं गलत भी और योजनाबद्ध तरीके से भी की जा रही हैं, परंतु आज यह सत्य मानिए, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे 1 से 1.5 घंटा वो इंटरनेट पे बैठे तो किसी भी विषय के विषय में वो क्रॉस चेक करता चला जाए तो लगभग वो 80% सच्चाई के करीब पहुंच सकता है। और यह शक्ति मोदी जी ने युवाओं को दी है और युवा अब जागरूक है, उसको वो असलियत समझ में आ जाती है, उसको भरमाना बहुत आसान नहीं है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि जिस प्रकार से सूचनाओं का विस्तार हुआ है, मीडिया का विस्तार हुआ है, उसी प्रकार से अगर आप देखें युवा जो आगे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति भी बढ़ी। लेकिन जैसे डिजिटल मीडिया की हम बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर क्या मतलब देखिए, उस विषय के ऊपर सरकार गंभीरता से नजर रखे हुए है, विचार कर रही है और उसके लिए किस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ऐसी शिकायत आई जो बहुत आपत्तिजनक और कहीं कहीं पर युवाओं के लिए भी, जो उनके भविष्य के लिए एक समस्या पैदा करने वाली चीजें भी आती हैं। तो सरकार इस पर नजर रखे हुए है और जो उपयुक्त कानूनी व्यवस्था होगी वह इसके लिए सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा कहते हैं कि जो युवा होता है वो युवावस्था में हर युवा कॉमरेड होता है, विद्रोही होता है आसान भाषा में, क्योंकि कॉमरेड तो अब लुप्त हो गए, इसलिए कॉमरेड की बात करके नहीं चलेगा, लेकिन विद्रोही होता है। इस इंटरनेट युग ने जैसे अच्छाई पहुंचाई, वैसे बड़े पैमाने पर हिंदू द्रोह, हिंदुस्तान द्रोह,
सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मान्यता, अध्यात्म, इनके विरुद्ध भी गलत बातें पहुंचाना, उसके द्वारा उसके मन में इसके प्रति गलत धारणा पैदा करना, ये भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सरकार अपने आप को सेकुलर कहेगी और दुष्प्रचार करने वाले कम्युनल दुष्प्रचार करेंगे, तो इसका समन्वय कैसे होगा? देखिए, जो आपने कहा कि युवा के मन में एक ऊर्जा होती है और अक्सर उस ऊर्जा का कई बार दुरुपयोग भी कर लिया जाता है। तो मुझे याद आता है, हम लोगों के बचपन में दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, कक्का जी कहीन। उसमें एक लेफ्टिस्ट आके खड़ा होता है, तो कुर्ता उर्ता पहने है और एक झोला डाले हुए है और एकदम उग्र आक्रोश वाली कविताएं पढ़ रहा है, फूट जा, फट जा, बिखर जाए ज्वालामुखी। तो वो कक्का जी कहता है, भैया भैया तू, मतलब वो यूपी साइड की भाषा में बोला, भैया तू ज्यादा ना बोल, मार्कस तो हार भला करे। मार्कस मतलब मार्क्स के लिए। हम समझ गवा कि तू लेफ्टिस्ट है। तो उसने कहा, अभी तो मैंने पूरी बात कही नहीं, आप कैसे समझ गए लेफ्टिस्ट है? अरे कहीं बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई लेफ्ट, धंधा पानी लेफ्ट, घर चौबारा लेफ्ट, देश दुनिया लेफ्ट। जब तू सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्ट है ना। इस प्रकार के युवाओं का को टारगेट करके उनके मनों को प्रभावित करने का प्रयास 1960 और 70 के दशक से हुआ। और इसमें भी यदि किसी को संदेह हो तो मैं कहना चाहूंगा कि केजीबी का एक जासूस था जो 60 और 70 के दशक में भारत में पत्रकार बन के रहता था, जिसका नाम था यूरी बेचमेनेव। उसने सोवियत संघ के विघटन के बाद कनाडा में जाकर टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, शायद 2005-6 में। उसने तो फिर सारी बातें लिखी। उसने एक शब्द प्रयोग किया है, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का मतलब आपकी विचारधारा को ही नष्ट कर देना। उसने कहा कि बाकायदा हमारे यहां यह प्रोजेक्ट दिया गया था कि भारतीय समाज, धर्म, संस्कृति में सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है, यह 15 से 20 साल में स्थापित कर देना है। और कहीं ना कहीं आज भी उस प्रकार के प्रयास, और वो लोग जो स्थापित हुए थे उन्होंने भी आज अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं, बल्कि जिस जिस साधन से उनको मौका मिलता है वो इस प्रयास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो हम लोगों की यह भी जिम्मेदारी है कि आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम स्वयं भी सूचनाओं को वेरीफाई करें, और माता पिता की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि बच्चे किस प्रकार की सूचनाएं ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है, माता पिता भी अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। जैसे हम लोग के एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी ने कहा कि उनके बच्चे उनसे ये कहते हैं कि मम्मी आप ये साड़ी पहन के क्यों आती हैं? साड़ी तो जो लोअर क्लास की महिलाएं पहनती हैं, हायर क्लास की महिलाएं साड़ी नहीं पहनती हैं। अब उन्होंने कहा इसका हम क्या जवाब दें? आप मगर महत्वपूर्ण बात समझिए, ये लोअर और हायर क्लास की बात नहीं, बच्चे के दिमाग में ये बात कहां से आई। आप एक और बात समझिए, ये आप जितने टीवी चैनल देखते हैं, इसमें जितने टीवी में ऐड आते हैं, हर ऐड में कोई छोटा सा 7 साल का बच्चा या बच्ची अपने बुजुर्गों को कुछ ना कुछ समझा रहा होता है, ये सही है गलत है। आपको लगता है सही है? नहीं, ये कि स्ट्रक्चर्ड एजेंडा का हिस्सा, शायद बनाने वालों को भी ना पता हो कि वो उस एजेंडे का हिस्सा है, कि अभी से ही परिवार की संस्था को तोड़ने के लिए वो व्यवस्थाएं बना के रख लो। यही तो पीढ़ी आगे जाकर बड़ी बनेगी। तब तक इसके मन में इतनी अवमानना भर दो, और कई बार उनके मन में इस प्रकार का एक अहम भाव भर दो जो अव्यवहारिक है, कि मुझे सब कुछ पता है और सीनियर लोगों को कुछ नहीं पता है। तब खैर फिर मैंने उनको कहा कि आप उसका जवाब भी दीजिए, कौन कह रहा है कि साड़ी पहन? हमने कहा ये बताइए, राष्ट्रपति थी वो क्या पहनती है, स्पीकर क्या पहनते हैं, मंत्री क्या पहनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स क्या पहनती? तो उन्होंने कहा कि साहब जब ये बात बताई तो उनके बच्चे का विचार थोड़ा बदला। मगर आप ये समझिए कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, मैंने उदाहरण इसलिए दिया, तो आपके बच्चे के माइंड में क्या क्या चीजें किस रूप में स्थापित की जा रही हैं वो अंदर स्थापित होती चली जाएंगी, और हो सकता है आपको बरसों के बाद पता चले कि वो वास्तविकता में क्या था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज के जमाने में बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ही सब कुछ पता है। उदाहरण के लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 2 बच्चे जा रहे हैं, दोनों की मां ने उससे कहा कि बेटा ये गरम दूध का पॉट है, इसको छूना नहीं, जल जाओगे। एक ने कहा ठीक है, उसने नहीं छुआ, आगे बढ़ गया। दूसरे ने कहा ऐसे कैसे, हम किसी के कहने पे थोड़ी मान लेंगे, जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। उसने छुआ, वो जल गया, फिर वो चिल्लाया, रोया,
उसकी माँ ने आके उसके जो भी ऑइंटमेंट लगाना था लगाया, तब तक तो पहले वाला बच्चा बहुत आगे चला गया। स्मार्ट वो नहीं है जो कहे कि मुझे हर चीज समझनी है। स्मार्ट वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीख ले। अपने अनुभवों से तो सभी सीखते हैं। और मैं युवा पीढ़ी के लिए भी कहना चाहता हूं, देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं जो आपको बता सकते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करने आया था तो राक्षसी वेश में नहीं आया था, साधु का वेश बना के आया था। तो इसलिए, और बस वो यही प्रयास कर रहा था ना कि किसी तरीके से माता सीता लक्ष्मण रेखा के पार आ जाएं। आज जगह जगह पे ऐसे बहुत से रावण साधु का वेश बनाकर या अपना भेष बदलकर घूम रहे हैं, और उससे हमारे बच्चों को सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा अपनी बेटियों से भी कि बिटिया इस संसार में संभर के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। और इतना ही नहीं, मैं बच्चों से भी कहूंगा, बेटों से भी, वो भी इस गलत फहमी में ना रहे कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो सब संभाल लेते हैं। उनसे भी कहूंगा, बेटा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस रूप में सूर्पनखा मिल जाए। क्योंकि अब आजकल ऐसे केसेस भी खूब देखने को आए हैं कि एक बार आप आ गए चक्कर में तो फिर पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, युवा वर्ग को भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी बात है अपने माता पिता को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, उनके साथ डिस्कस करिए। और उतनी ही आवश्यकता, चूंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गलत तरीके से भी प्रस्तुत हो रही है, एक वातावरण ऐसा बन गया जैसा सुरेश जी ने कहा, तो उसके लिए भी आपको सजग और सतर्क रहने की भी जरूरत है। बात अभी आप लेफ्ट की बात कर रहे थे, तो लेफ्ट की बात करें और जेएनयू का नाम ना ले तो कैसे होगा। तो वहाँ की जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनको देख के जो युवा प्रभावित हो रहा है, उसके लिए फिर आप उनका कैसे ब्रेन सीधा करेंगे? देखिए क्या होता है कि ये जो बौद्धिक आक्रमण है, ये सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है। एक तो पाठ्यक्रम के माध्यम से, एक आप जो लेख पढ़ते हैं, आप जो कहानियां पढ़ते हैं, आप जो फिल्में देखते हैं, आप जो किस्से कहानी सुनते हैं, सारी चीजों के द्वारा वो चीज स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जो टुकड़े टुकड़े की तरफ ले जाए। जैसे जातियों में, क्षेत्र में, भाषा में विभाजित कर दो तो वो भारत की विविधता है, और जैसे ही उसमें एकता दिख जाए तो वो सांप्रदायिकता है। और ये हमारे दिमाग में, जैसे मैंने आपसे कहा ना भेष बदल के, तो आपने जब बात कही लेफ्टिस्ट की, तो एक शब्द प्रयोग होता है लेफ्ट लिबरल। आप कहते हैं लेफ्ट लिबरल, और वो किसके प्रतीक हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, ओपननेस के। अब आप ये बताइए, जो लोग लेफ्ट लिबरल, इस शब्द को ध्यान दीजिए, आप एक लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। इससे आप समझ लीजिए कि जो लेफ्ट लिबरल कहे उसका अर्थ हो गया कि वो कुछ कुछ वैसा जैसा कहे कि मैं एक ईश्वर भक्त नास्तिक हूं। वैसी बात है कहना कि लेफ्ट लिबरल हो। दुनिया में एक भी लेफ्टिस्ट कंट्री नहीं है जहां बोलने की आजादी हो, जहां पर किसी प्रकार के नागरिक स्वतंत्रता हो। परंतु यह देखिए, यहां पे आके उन्होंने नैरेटिव ऐसा गढ़ लिया भारत में कि आपके लिए लेफ्ट लिबरल जैसा शब्द बना दिया गया। इसी के अंदर का भेद समझने की जरूरत है। अभी आपने कहता कि विज्ञापन में अलग अलग चीजें देखती हैं। जैसे कोई शुद्ध हिंदी बोलने वाला कैरेक्टर किसी फिल्म में या किसी सीरियल में होगा तो उसका मजाक ही किया जाएगा। वास्तवता अशुद्धि का विरोध होना चाहिए, मजाक होना चाहिए, उसको गलत कहना चाहिए। लेकिन अशुद्धि को अगर 3-4 भाषा एक ही समय बोलते समय, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के साथ अगर कोई बोलेगा तो लोग उसको कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा आर्टिकुलेट कर रहा है, लेकिन शुद्ध बोलने का प्रयास करेगा। हवा शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, लेकिन भाषा शुद्ध नहीं चाहिए। देखिए जो बात कही गई, भाषा को लेकर भी एक ऐसा ही षड्यंत्र बनाया गया। आप किसी से शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी बोल दीजिए, कहेंगे अरे ये कौन सी है, सिंपल हिंदी बोलो। अब जब आप सिंपल हिंदी कहते हैं तो सिंपल वर्ड से ही समझ जाइए कि अंग्रेजी का शब्द आपने उसमें डाल दिया। सिंपल या सामान्य का मतलब उसमें अंग्रेजी और फारसी, मैं बार बार कहता हूं फारसी के शब्द हों, जिसको आप उर्दू कहते हैं उसमें 90% शब्द फारसी के हैं। अंग्रेजी और फारसी के शब्द हों तो आप कहेंगे कि साहब ये ज्यादा सहज लैंग्वेज है, जिसे किसी जमाने में नेहरू जी हिंदुस्तानी कहा करते थे। और वास्तविकता यह है कि अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करें तो उससे हम देश से ज्यादा जुड़ते हैं, या जिसको आप कहते हैं सहज हिंदी
सिंपल हिंदी उससे ज्यादा जोड़ते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई अड्डा। और जब आप मुंबई जाइए तो मराठी में क्या कहते हैं? विमानतल। अब विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी है, हवाई अड्डा? अब आप देखिए, हिंदी में हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? अस्पताल। ये एक प्रकार का हॉस्पिटल का ही एक ट्रांसलेशन है। और मराठी में क्या कहते हैं? महाराष्ट्र सदन में बैठे हैं, रुग्णालय। रुग्णालय ज्यादा अच्छी हिंदी है या अस्पताल? इसी प्रकार एग्जिट को क्या कहते हैं? निकास या बाहर। बंगला में कहते हैं बहिर्गमन। अब बहिर्गमन इज ए मच बेटर हिंदी देन निकास। जो आप संस्कृत निष्ठ शब्द के साथ जाएंगे त्यों तो आपको यह समझ में आएगा भारतीय भाषाओं से अधिक निकटता। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बहुत साल पहले की बात है, बीजेपी कार्यालय में मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वर्ड प्रयोग किया, शब्द वितंडावाद। अब वितंडावाद शब्द पे जो कई अंग्रेजी के जर्नलिस्ट थे उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद। और ये मेरे लिए स्वयं एक जानकारी थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गैर हिंदी भाषाई अखबारों के पत्रकार थे तो उन्होंने बताया कि यह शब्द तमिल में भी है और तेलुगु में भी है और सीधे एग्जैक्टली उसी अर्थ में है जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है वितंडवाद। मराठी में भी है। आप ये सोचिए कि अगर आपने वितंडवाद शब्द प्रयोग किया जिसको आपको दिल्ली में बैठ के कह दिया जाएगा अरे ऐसी भारी हिंदी क्यों कहते हो, अब इससे आप तमिल और तेलुगु से आके कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको आप शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी कहते हैं वो भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 15 अगस्त को मैं टीवी पे था तो अचानक वो देश के भिन्न भिन्न शहरों में दिखाते हैं ना, अचानक वो कोलकाता की तरफ ले गए। तो अब वहां पे वो ये कहने का प्रयास कर रहा था कि फूल बरसाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। उसके लिए शब्द क्या प्रयोग किया गया? पुष्प वृष्टि। और यह दृश्य बड़ा सुंदर लग रहा है तो उसके लिए बंगला में शब्द था अपूर्व दृष्टि। अब अगर आप शुद्ध हिंदी समझते हैं तो ना पुष्प वृष्टि समझने में समस्या होगी ना अपूर्व दृष्टि समझने में समस्या होगी। मगर यह भी एक एजेंडा था, यदि भारत की भाषाओं को एक दूसरे से अलग रखना है तो वो सारे एलिमेंट्स हाईलाइट करके रखने हैं जिनके द्वारा उनमें पहले डिफरेंस दिखाया जा सके और फिर कॉन्फ्लिक्ट डेवलप किया जा सके। इसलिए भाषा का आग्रह, किसी को अगर गुलाम बनाना है तो उसको अपनी भाषा से तोड़ दो, उसकी संस्कृति से तोड़ दो। हिंदुस्तान को 75 वर्ष पहले भी अंग्रेजों ने यही प्रयास किया। 75 वर्षों बाद भी दुर्भाग्य से इस देश में जो भी राजनेता रहे उन्होंने इसके पीछे का षड्यंत्र समझा नहीं। और आज हम देखते हैं कि शाहरुख खान को वर्षों बाद, जिसको लोग हम हिंदी फिल्मों का नायक कहते हैं, उसको उर्दू अकेडमी पुरस्कार देती है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कंट्रीब्यूटिंग, मतलब संस्कृत उर्दू को स्थापित करने में जीवन भर कार्य करने के लिए योगदान का पुरस्कार उसको दिया जाता है। तब पता चलता है कि ये तो षड्यंत्र था। देखिए, आप ऐसे समझिए जैसे, अब हम किसी को आक्षेपित नहीं कर रहे हैं, मगर एक बात समझिए, पिछले 3 पीढ़ियों से आपने मूवीज, थिएटर और मीडिया, टीवी सीरियल, इनके द्वारा ये मोहब्बत, इबादत, अकीदत, शहादत, ये सब शब्द ऐसी जुबान पे चढ़ गए कि आपको ऐसा लगने लगा कि यही जो है वास्तविकता है। अब अगर मैं आपसे बात कहूं कि कितनी बार आपने हिंदी फिल्मों, गानों में मोहब्बत शब्द देखा होगा, दिल लगी शब्द सुना होगा और कितनी बार प्रेम शब्द सुना होगा। जाके, आज तो डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, जाके चेक करिएगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा ये किस प्रकार का षड्यंत्र। कितनी बार आपने गानों में खुदा और अल्लाह शब्द सुना होगा और कितनी बार भगवान शब्द सुना होगा गानों में। आप ही को जितने गाने याद हों उनको जरा रिमाइंड कर लीजिएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इससे आप समझिए कि आपके माइंड में धीरे धीरे कैसे चीजें प्लांट की जाती हैं। और अब तो वो रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं कि 1960 और 70 के दशक से किस प्रकार से एक व्यवस्थित षड्यंत्र किया जा रहा था हम लोगों के दिमागों में चीज भरने को। और आज ऐसी कई एक पीढ़ी ऐसी हो गई है जो कि मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस चीज के शिकार हो गए। जैसे यूरी बेजमेनेव ने एक शब्द प्रयोग किया, वही जिस केजीबी के जासूस की हम बात कर रहे हैं, उसने ये कहा कि हम 20-20, 25-25 लोगों को 20-20, 25-25 दिन के लिए ले जाते थे यूरोप और उसके रूस के टूर पे ले जाते थे। उन्हें लगता था कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े प्रतिभाशाली हैं, इसलिए हमारा ये सम्मान हो रहा है। कहा जबकि उस पूरी विजिट के दौरान हमारे लोग उनके ऊपर नजर रखे रहते थे।
क्या नजर रखते थे इसमें से कौन व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, और जो लग जाता था उपयोगी है फिर उसका कैसे उपयोग करना इस पे सोचते थे। तो उसने एक शब्द प्रयोग किया है जो मैं उनमें से किसी लोगों के लिए असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर उसको कोट करना चाहता हूं। उसने कहा, दे वर कंसीडरिंग देमसेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल स्टालवार्ट, इन आवर आइज दे वर द यूजफुल इडियट्स। ये शब्द उसने प्रयोग किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो लोग टूल बन गए, वो उपकरण बने हुए हैं, उन्हें आज पता ही नहीं। उसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि चाहे बहुत से ऐसे वामपंथी छात्र, चाहे वो जेएनयू में हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो या कहीं भी हो, उन्हें पता ही नहीं है कि वो तो मोहरे बन चुके हैं। मोहरे चलाने वाला तो कोई और था, और जिसने उनसे कह दिया कि इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, और अब तक उनका दिमाग उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत समय लगेगा। उसमें एक मूवी है ना कश्मीरी फाइल्स, उसमें बोला है ना कि सरकार तो आपकी है बट सिस्टम हमारा है। हाँ, जैसे उसमें बोला गया। अब ऐसे एक नहीं कही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आर्टिकल 15 एक मूवी थी, वो जिस घटना पे आधारित बनी थी वो उत्तर प्रदेश की घटना थी, जिसमें 2 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और वो बलात्कार करने वाले 2 भाई होते हैं। वास्तविकता में वो उत्तर प्रदेश में उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दोनों ही, यानी दोनों बच्चियां और वो दोनों लड़के, दोनों ही पिछड़ी जाति के हैं। एक जाति का सरकार में वर्चस्व था, तो जो बच्चियां थी उनकी सुनवाई नहीं हुई और वो कह दिया गया, उस केस को पलट दिया गया। लास्ट में उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। विषय यह था, और यही वो फेमस केस है जिसके संदर्भ में लड़कों से गलती हो जाए करती है वाला शब्द आया था। तो चूंकि अभी तो 10 साल पुरानी बात है तो लोगों को याद है, पर आर्टिकल 15 में क्या दिखाया गया? आर्टिकल 15 में अचानक लड़कियां दलित हो गई और लड़के सवर्ण हो गए। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट। और उसमें एक योगी जी जैसा व्यक्ति भी दिखा दिया गया। अरे भाई, तो अखिलेश जी के जमाने की बात है, तब तो योगी जी का कहीं कोई सीन में ही नहीं थे। तो उनके जैसा एक धार्मिक गुरु टाइप का व्यक्ति भी दिखा दिया गया। तो आप ये सोचिए, आज से 50 साल बाद जब लोगों को ये घटना नहीं ध्यान होगी तो फिल्म देख के उनको लगेगा यही सच है। ये तरीका होता है एजेंडा दिमागों में भरने का, कि किस ढंग से आपके दिमाग में एक दूसरे के प्रति घृणा भरकर अपना जो उनका राजनीतिक या आइडियोलॉजिकल स्वार्थ है वो सिद्ध किया जा सके। बिल्कुल। जिस प्रकार से हम युवाओं की बात करें और हिंदुस्तान आज युवाओं का देश है ऐसा कहते हैं, 2024 तो शायद आप बच जाएंगे, लेकिन 2029 आते आते हिंदू युवा कम हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, मेरा मानना है, आप लोग सहमत है ना? नहीं, मेरा मानना है कि जब से जो जागरूकता आती है तो समाज में भी बदलाव दिखता है। अब आपने कहा 9 वर्ष हुए, 9 वर्ष में मैं इस बदलाव, इस पॉइंट पे भी आता हूं, मगर देखिए बदलाव किस सीमा तक दिखा। जैसे मैंने पहले बताया कि 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिला, 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में सड़क पहुंची, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में हेल्थ कवर मिला, 34 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लाभ मिला, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस मिला, 37 करोड़ हमने एलईडी बल्ब बांटे जो अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा है। ये तो हुआ, पर इसके साथ साथ एक और परिवर्तन आया। आपने देखा कल नई संसद का भवन उभरा, परंतु इसी के साथ कुछ और निर्माण भी तो हुआ। सड़कों का निर्माण हुआ, 37 किलोमीटर पर डे सड़क का निर्माण हुआ, 111 वाटरवेज, कभी जल मार्ग तो थे ही नहीं, उनका भी निर्माण हुआ। पर उसी के साथ साथ काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ, केदारनाथ में भी पुनर्निर्माण हुआ, सोमनाथ में भी पुनर्निर्माण हुआ, और भव्य राम मंदिर का भी भव्य स्वरूप उभरता हुआ दिखा। अब अंतर क्या आया इससे? कोई कहे कि अंतर नहीं आया तो हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अब अंतर इतना बड़ा आया कि अभी हाल ही के चुनाव में कर्नाटक में हम हार गए, पर आपने देखा होगा कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान जी की गदा और फोटो लेकर फोटो खिंचा रहे थे। इससे पहले कभी कांग्रेस कार्यालय में आपने ऐसा दृश्य देखा था? गोमूत्र वहां। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती दिखाई पड़ने लगी, प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती दिखाई पड़ने लगी, अखिलेश जी को यूपी चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखने लगे, केजरीवाल को गुजरात के चुनाव के दौरान नोट पे भगवान दिखने लगे। आप सोचिए इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया?
क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो इससे मुझे याद आता है कि एक बार जब ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुए थे 4 राज्यों के, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तब छत्तीसगढ़ तो था नहीं, और हिमाचल 93 में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाए। तो सबसे बड़े दल हम ही थे, पर सपा बसपा कांग्रेस आई, तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो उस समय एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री थी, उन्होंने नारा ये कहा था कि ये नारा जो चल रहा है इसलिए चल रहा है कि समाज की जागरूकता, एकता और शक्ति की अभिव्यक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन आप पूरी एकता और पूरी जागरूकता दिखा देंगे, उस दिन जो लोग ये नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज आप देखें थोड़ा थोड़ा उस दिशा में बलता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अभी वो सीताराम कह रहे हैं, जय श्री राम पर भी आएंगे, जल्दी आएंगे। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि आज पिछले 7 वर्ष और 3 महीने से हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले बच्चों में हिंदुओं के बच्चे कम, मुसलमान के ज्यादा हैं। वो 7 साल और अब 11 साल का एडिशन अगर हम करेंगे तो 18 वर्ष जब वो पूरे करेंगे तो हिंदुओं के युवाओं से ज्यादा मुस्लिम बच्चे ज्यादा होंगे। अब वो देशवासी के तौर पर, नागरिक के तौर पर हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो देवबंदी मदरसे से निकलेंगे और वो देश के अस्तित्व एक और फंडामेंटल चीजों को ही चुनौती देंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, जो सड़क बनाते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, सड़क में आज विक्रम है, आज हम दुनिया के 3रे नंबर पर आए हैं, विश्व की 3 नंबर पे आज सड़क नेटवर्क हिंदुस्तान में, इसके लिए आपको बधाई। आज आप इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आपके पहले टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आए थे चौहान जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई क्या क्या आने वाले दिनों में हो रहा है, लेकिन ये सड़क बन किसकी ले रही है? उस पर चलेगा कौन? हिंदू चलेगा क्या? देखिए, जैसा इन्होंने बताया, सड़क में हम 3रे नंबर पे हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 3रे नंबर पे हैं, टेलीफोन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2रे नंबर पे आ गए हैं। परंतु हम कैसे बदलाव लाएंगे? पहले तो अपनी जागरूकता और सतर्कता रखिए। दूसरा, जो आपने कहा कि यदि एक कट्टरपंथी सोच मुस्लिम समाज में पनप रही है तो उसका निदान और समाधान कैसे हो, इसकी भी व्यवस्था रखिए। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहां कुछ नहीं किया गया, केवल कहा गया कि भाई जो लीगल मदरसे हैं वो चलेंगे, इलीगल नहीं चलेंगे। और आप बता दीजिए कि कितने आपके यहां छात्रों की संख्या है। वैसे ही आसाम में भी किया गया, इसमें कौन सी समस्या है? समस्या केवल यह है कि एक समाज के मन में यह फीलिंग ना पनपने पाए कि मेरी हर गैर कानूनी बात को वोट बैंक के तराजू पर तौलकर सरकारें हमारे सामने दंडवत करती रहेंगी। अगर यह विचार आने वाले 10-15 साल तक स्थापित हुआ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस समाज के अंदर भी जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं वो साइडलाइन होंगे और तब देश में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी हो सकता है। पर इसके लिए क्या जरूरी है? जो भी आपने कहा, हम क्या चाहते हैं कि हमारे देश में समृद्धि आए और ज्ञान भी आए। हर व्यक्ति अपने परिवार में यही चाहता है ना, बच्चा पढ़े लिखे भी और फिर अच्छी कमाई भी करे, तो वही देश में भी चाहते हैं। यानी लक्ष्मी जी की भी कृपा रहे और सरस्वती जी की भी कृपा रहे। वो मदरसे में पढ़ेगा, मैं एक आंकड़ा देता हूं, यूपी में 13,612 मदरसे हैं, सरकारी आंकड़ा जो लेटेस्ट अभी आया है ना, जो आपके सरकार ने सर्वे किया उसके बाद, अधिकृत मदरसे के आंकड़ा है। पूरे पाकिस्तान में 20,000 मदरसे हैं और वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और अकेले यूपी में 50,000 मदरसे हैं अनधिकृत मानकर। तो कैसे होगा? इसीलिए तो जो अनधिकृत हैं उन्हीं के बारे में तो जानकारी लेकर कार्रवाई की गई। अब हम कहते हैं मदरसे छोड़ दीजिए, कोई भी अनधिकृत स्कूल होगा तो चल सकता है क्या? मगर पिछली सरकारों के दौर में अनधिकृत मदरसे चलते थे, अब वो चलने बंद हो गए हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक कार्रवाई हो रही है। इस वजह से चीजें सही दिशा में जाने की पूरी संभावना है। नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या पढ़ाया जाए? हाँ, उस विषय में भी आधुनिकीकरण से लेकर सिलेबस की भी बात हुई है। अब ये हुआ है कि वहां पर गणित भी पढ़ाई जाएगी, वहां पर सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, वहां बाकी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, तभी आपको मान्यता मिलेगी। अब जानते हैं सबसे बड़ा गड़बड़ क्या था
साहब ये कह देते थे कि जो उनके डिग्री की मान्यता होगी वो इक्विवेलेंट टू आपकी नॉर्मल डिग्री की हो गई, यानी 10वीं 12वीं या जो भी कक्षा में पढ़े, और उन्होंने सिलेबस 10वीं 12वीं में कुछ नहीं पढ़ा, केवल धार्मिक शिक्षा पढ़ी, तो यह समस्या और खतरनाक हो जाती थी कि बच्चा जो है वो 10वीं 12वीं तक केवल धार्मिक और उसमें भी कट्टरपंथी पढ़ रहा है, वो सही गलत है क्या उसके दिमाग में एक प्रकार का विष भरा जा रहा है, और फिर उसको इक्विवेलेंट कर दिया गया, अब वो किसी भी नौकरी में या अन्य चीजों के बराबर हो गया। अब इन चीजों में सुधार हो रहा है, इन सुधार की वजह से अब वहां पर यदि आपको अपनी मजहबी शिक्षा देनी है, ठीक एडिशनल पढ़ाइए, मगर मेन अगर आपको मान्यता लेनी है और इक्विवेलेंसी रखनी है तो वो सारा सिलेबस पढ़ाना पड़ेगा जो अन्य स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। इसमें कौन सी समस्या है? अब अगर इसमें भी किसी को समस्या है तो फिर समझ लीजिए कि वो देश के बारे में कितनी खतरनाक सोच रखता है। उससे भी ज्यादा खतरनाक, आपने 10वीं 12वीं की बात की, जिन्होंने मजहबी शिक्षा से ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन के आधार पर आईपीएस मतलब यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, देश की ब्यूरोक्रेसी में आ सकते हैं। तो अगर कुरान पढ़कर आने वाला व्यक्ति को आप ग्रेजुएट मानेंगे, उसको डिग्री देंगे, कुछ राज्यों में दी है, और उसको आप ग्रेजुएट मानेंगे और उसको अगर आप आईएएस और आईपीएस बनाएंगे तो फिर तो वहां तो मतलब मैं कहता हूं ना कि जामिया के जिलाधिकारी होंगे तो फिर जिहादियों की जरूरत क्या होगी। देखिए इसीलिए हमने आपसे बात कही कि 10वीं 12वीं हो या ग्रेजुएशन हो, जब वो इक्विवेलेंसी समाप्त होगी तो अपने आप वो भी बाध्य होंगे कि अगर आपको नौकरी करनी है, कोई भी व्यवसाय करना है, समाज में कोई भी सक्रिय भूमिका निभानी है, तो आपको वो सारे विषय पढ़ के ही आना पड़ेगा। अब ये पिछली सरकारों की बहुत बड़ी गलती थी। अब एक और हम आपसे बात कहें, लेकिन 9 साल एक लंबा पीरियड होता है ना उसको दुरुस्त करने के लिए, तो वो सारी बातें की जा रही हैं उसके तहत। इसीलिए तो मैंने कहा ना, पहले सबसे सूची मांगी गई। याद करिए, सूची मांगते ही बवाल हो गया था। जब 2017 में हमारी सरकार आई, केवल यह कह दिया गया था कि आप अपने स्टूडेंट्स की सूची दे दीजिए, आप अपना रिकॉग्निशन का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, उसी में बवाल हो गया था। और इतना ही नहीं, मैं एक और बात बताऊं, षड्यंत्र और भी व्यापक था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में हमारी सरकार आई तो जो एनजीओस थे, ये जो एनजीओ लॉबी जिसको कहते हैं, आप याद करिए मार्च 2015 में बवाल हो गया था कि साहब एनजीओस पे क्रैकडाउन, एनजीओस पे क्रैकडाउन। हकीकत जानते क्या थी? जब सरकार आई 5000 से अधिक 5,500 ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने पिछले 5 सालों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। सरकार ने आके उनको नोटिस दिया कि साहब आप पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, और जिन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें। नहीं दिया किसी ने, सितंबर हो गया, फिर नोटिस दिया गया 31 दिसंबर तक दीजिए, नहीं किया। फिर कहा गया कि 31 मार्च तक अगर आपने नहीं किया तो आपको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद जानते कितनों ने क्या? 250, केवल 250। और उसके बाद जैसे उन पे कार्रवाई की गई, पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। एनजीओस पे क्रैकडाउन, एनजीओस पे क्रैकडाउन। और उसमें ऐसे ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने पिछले कुछ सालों में, 3 से 4 सालों में 90 करोड़ रुपए का फॉरेन रेमिटेंस लिया था और कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं। कईयों ने विदेश से आई हुई सहायता को सोशल अवेकनिंग इस मद में दिखा रखा था। भाई ये कौन सी सामाजिक जागरूकता में विदेश से आया हुआ करोड़ों रुपया जा रहा था, ये साफ समझा जा सकता था। ऐसे भी एनजीओस थे जिनके पास जानते कैसे ड्रोन मिले, जो ये देख सकते थे कि जमीन के नीचे जियोलॉजिकल एलिमेंट क्या है, यानी जहां पे नीचे कोई खनिज पदार्थ ये उपलब्ध है कि नहीं, इसका क्या काम। वो जानते क्या काम था? वहां देखो, अगर ये पता लग जाए कि इस इलाके में कोई खनिज पदार्थ है, वहां आंदोलन खड़ा कर दो ताकि सरकार का काम ही न चलना पाए। तो इसलिए इन सारी व्यवस्थाओं पे, जो अभी प्रदोष ने कहा ना, जो लोग कहते थे ना कि सरकार भले ही आपकी है, सिस्टम आज भी हमारा है, तो उस सिस्टम को धीरे धीरे करने में एक लंबा समय लगा। और अभी भी सिस्टम में जहां तहां बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मौका पड़ने पे इस प्रकार की शक्तियों का ये इनके प्रकार मदद करने का प्रयास भी करते रहते हैं। तो जैसे अभी सिलेबस की बात कर रहे थे आप, तो जैसे मुगलों को अभी सिलेबस से कम किया गया है, तो उनकी जो बचा हुआ सिलेबस है, या फिर अब अगली बारी किसकी होगी? देखिए, पहले तो बड़ी दुखद बात है, भारत ही दुनिया का एकमात्र देश है जिसके अंदर विचित्र विशेषताएं थी इतिहास के बारे में। नंबर 1, हम इकलौते बड़े देश जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानते थे, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते थे। ये किसने कहा है? ये वीएस नायपॉल, जिनको 2003 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनके कथन है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। दूसरा, विदेशियों में भी
हम किस विदेशी के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते थे? चाइनीज ट्रेवलर आए, वेन सॉन्ग, फाहियान, मार्को पोलो, उनका नहीं। जो हमारे दुश्मन थे, जो हमें लूटने आए, हम पे हुकूमत करने आए, उनका इतिहास हमने प्रामाणिक माना। किसी दुनिया के, मैं इतिहास से पूछना चाहता हूं, कोई ब्रिटिशर दिखाइए जो कहता हो ब्रिटिशर का इतिहास लिखा हुआ नहीं, फ्रेंच का लिखा इतिहास मैं सही मानूंगा। कोई फ्रेंच दिखाइए जो कहे मैं जर्मन का लिखा इतिहास सही मानूंगा। यहां हम कहेंगे ब्रिटिश का लिखा इतिहास सही मानेंगे। जो हम पे लूटने आए, यानी लुटेरों के लिखे इतिहास को हमने सही माना और उसे हमने इस सीमा तक स्थापित कर लिया कि उससे अपनी जो संस्कृति है उसको भी लेट डाउन करने का प्रयास किया। और एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो तो छोड़िए, मुगलों के बारे में क्या किया। अभी संसद भवन की कल स्थापना हुई, सेंगोल स्थापित किया गया। ये चोल राजवंश का प्रतीक था। चोल राजवंश की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व से होती है और उनका पूरी तरह समाप्त 13वीं शताब्दी ईस्वी में जाके हुआ। 1600 साल रहे और जब वो 9वीं 10वीं शताब्दी में अपने शिखर पे थे तो आज का इंडोनेशिया, बाली, जावा, सुमात्रा, वो सारी चीजें उसको कोई मानने को तैयार नहीं। आज आप मैं किसी से पूछूं कि 4 मुगल बादशाहों का नाम बताइए, यूं यूं आदमी बता देगा। उसे जो 3 चोल राजाओं का नाम बताओ, नहीं बता सकते 100 में 99 लोग। और उसको लेकर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। और जबकि एक हकीकत आपको बात बताएं, बहुत तरह तरह की बिल्डिंगें दिखाई जाती है। पहले कौन बिल्डिंग क्या है, किसकी, वो तो छोड़ दीजिए। इस भारत में एक ऐसा मंदिर है जो बगैर नींव का बना हुआ है। वह है तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर। चोल राजाओं ने बनवाया, भगवान शिव का मंदिर, बगैर नींव का बना मंदिर है। और महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? उस पे जो पत्थर रखे हैं ना, उनके बीच में कोई चीज फिक्सिंग एलिमेंट नहीं है। पत्थर एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है। और सबसे ऊपर वाला जो पत्थर है वो 80 टन का है। आज तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो 80 टन के पत्थर को उतने ऊपर पहुंचा सके। उसके लिए अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं, कई किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया, ये सब बेकार की बातें जो भी थी। आप सोचिए, इतनी अद्भुत चीज वो दिखाई नहीं जाती है, दूसरी चीज दिखाई जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मगर ज्यों ज्यों बदलाव आता जा रहा है ना, लोगों में जागरूकता आती जा रही है, तो किताबों में उन्होंने जो भी लिखा था वो भी असलियत उजागर होती जा रही है। तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। वाह। और वो भी हल्दी घाटी की हो तो और ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर कहे। अरे हल्दी घाटी में तो और भी मजेदार बात है। वीएस नायपॉल ने जानते क्या लिखा है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था तो 2 राजाओं के बीच में युद्ध होता तो वो देश एक ही राजा को महान मानता है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। पर भारत एक ऐसा विचित्र देश था जहां किताबों में अकबर महान है और जनता के बीच में राणा प्रताप महान है। ये दोनों महान कैसे हो गए, ये उदाहरण सिर्फ यही दिखता है। ये एक ऐसा विचित्र देश था जहां जन जन के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज महान है और किताबों में औरंगजेब महान है। तो उन्होंने कहा ऐसा विचित्र उदाहरण आपको सिर्फ भारत में देखने को मिलेगा। और उसने एक और बात कही, उसने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला इतिहास नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। और उसमें भी 100% झूठ पढ़ाया जाता है। कई मुद्दों पे मैं 100% झूठ कह रहा हूं, बहुत सोच विचार करके कह रहा हूं। ऐसा एक नहीं, अनेक मौकों के ऊपर 100% झूठ पढ़ाया गया। और मजे की बात जानते क्या है, जो मैंने कहा ना ये माटी सभी की कहानी कहेगी। अरे जो टेक्नोलॉजी निकलती है वो टेक्नोलॉजी से मात खा जाते हैं। अब क्या करें, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जब राम मंदिर का केस शुरू हुआ तो उन्होंने स्टे ले लिया, खुदाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? खुदाई करवाओ, दूध का दूध पानी का नहीं हो सकती। खुदा वाले खुदाई से डरते हैं। नहीं, उसमें तो मजेदार बात जानते हैं, सुनिए। उसमें मजेदार बात क्या थी, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस गया तो उन्होंने कहा आप अपने अपने पक्ष के इतिहासकार भी ला सकते हैं। तो हमारे पक्ष से जो इतिहासकार गए उसमें देवेंद्र स्वरूप जी थे, एसपी गुप्ता जी थे, ग्रोवर जी थे, डॉक्टर हर्ष नारायण थे। मैं इनमें से 2 लोगों से तो पर्सनली भी मिला हूँ। बचपन में डॉक्टर हर्ष नारायण तब बड़े बुजुर्ग थे, तब की बात है। वो फारसी के भी उतने बड़े विद्वान थे जितने बड़े संस्कृत के थे। अच्छा, उधर से आए सब जेएनयू ब्रांड थे, वही सूरज भान और वो आर एस शर्मा, DN झा, ये लोग खुद नहीं अपीयर हुए, इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब कोर्ट में तो आप राजनीति नहीं कर सकते। कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बताइए, आप आर्कियोलॉजी विषय जानते हैं? हिस्ट्री में 2 विषय होते हैं ना, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई वाला विषय। तो उनमें से लगभग सभी लोग आर्कियोलॉजी विषय के नहीं थे। उन्होंने लिख के दिया जी हम आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। ठीक, तो अब कल्चर विषय होगा। तो कल्चर किससे आएगा? किताबों से, जो लिखा हुआ है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो 2 ही भाषाओं में लिखे हुए थे, फारसी और संस्कृत। उनसे पूछा कि आप जानते हैं? तो उन्होंने बाकायदा लिख के दिया कि साहब आप फारसी तो क्या, हम संस्कृत भी नहीं जानते। मतलब मजेदार बात देखिए, न खुदाई जानते थे
न लिखाई जानते थे और दावा यह कि सारी खुदाई जानते थे। और इसलिए अब सुनिए, उसके बाद जब स्टे लगा दिया गया, अब उन्हें क्या पता था कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर रडार मैपिंग पे आ जाएगी। और जब अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग आ गई। रडार मैपिंग में नीचे दिखने लगता, लाइक जैसे आप वो अल्ट्रासाउंड कर दें, अल्ट्रासाउंड में अंदर क्या दिख जाता है ना। अब रडार मैपिंग की जब रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई तो परमिशन दे दी गई खुदाई की। अब जब खुदाई की परमिशन दी गई तो पहले उनका स्टैंड ये था कि ये समतल जमीन पे बनी। अब जब खुदाई में कुछ निकलने लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ईदगाह पे बनी थी। अब अंदर जो खंभे निकलने लगे, उसमें मंदिर दिखने लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी ये जैन मंदिर था। तो कोर्ट ने पूछा है, हाई कोर्ट ने, साहब आपका स्टैंड क्या है? आप ये बार बार अपना स्टैंड क्यों बदल रहे हैं? ये मैंने जानते क्यों बोला कि टेक्नोलॉजी ने उन इतिहास को झूठा साबित कर दिया। और कितना बड़ा झूठा साबित किया, हम लोगों के बचपन तक कहा जाता था कि संगम क्या है, जहां इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा जमुना एंड मिथिकल सरस्वती, यानी गंगा जमुना और काल्पनिक सरस्वती का संगम है। और 1985-86 में सबसे पहले नासा की जो सैटेलाइट पिक्चर थी उसमें सरस्वती नदी का ट्रैक दिखा। और यह भी पता लग गया कि एक नदी थी जो कब सूखी थी, 5000 साल पहले, एग्जैक्टली वही महाभारत के समय। और यहां पे क्या बताया गया कि साहब आर्य बाहर से आए थे और वेद उन्होंने 1200 ईसा के पूर्व के आसपास लिखे। मतलब जो नदी, उसमें सबसे ज्यादा अगर वर्णन है सरस्वती नदी का, गंगा का वर्णन उत्तर वैदिक काल में, सरस्वती नदी का सबसे ज्यादा वर्णन है, हरहराती हुई सरस्वती नदी। आप सोचिए जो नदी उनके आने से 2-2.5 हजार साल पहले सूख गई थी, उसका वो वर्णन कर रहे थे। अब क्या करें बेचारे, टेक्नोलॉजी से बात। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी संबंधी कोई बात आती है तो वो स्टे ले आते हैं कोर्ट से। नहीं, ना कार्बन डेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, खुदाई भी नहीं होनी चाहिए। मगर चिंता मत करिए, जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी त्यों त्यों सच उभरता हुआ सामने आ जाएगा। अब सरकार के 9 साल पर आते हैं, क्योंकि ये तो दोनों बातें संगत है, अच्छी बात है। लेकिन इस सरकार ने 24 के चुनाव में जाने के लिए ऐसा क्या क्या किया है? खास करके सुदर्शन का जो विषय है, और हम सीना तान के कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, ये कहना कोई अपराध नहीं है। कॉमन सिविल कोड को लाए बगैर ये सरकार चुनाव में जाए न जाए, ऐसा हम सभी का कहना है। सहमत हैं? तो अब तो कांग्रेस वाले भी पहले कहते थे कि मंदिर डेट नहीं बताएंगे, वही बनाएंगे कहते थे, आपने बना दिया। 370 हटाने की बात कहते थे, हो गई। अब कॉमन सिविल कोड ये मुख्य एजेंडा था, भाजपा के निर्मित का एजेंडा था। जो आपने कहा, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि 2014 से पहले सेकुलरिज्म के नाम पर इस भारत को आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बना के रखा गया था। और ये मैंने इसलिए कहा था कि एक नहीं, कोई एक सेकुलर देश दुनिया में बता दीजिए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो। एक मुस्लिम देश बता दीजिए, एक गैर मुस्लिम देश जहां पर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो पार्लियामेंट शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे, शाबानो केस। जहां पर वक्फ बोर्ड हो, जहां सेपरेट मदरसे हो, जहां सेपरेट मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, ये सिर्फ मुस्लिम देशों में होता है, किसी सेकुलर देश में नहीं। परंतु अब हमने आने के बाद धीरे धीरे इसको वास्तविक सेकुलर देश बनाना शुरू किया। तो जो आपने कहा, हज सब्सिडी खत्म हुई, कब्रिस्तान वाला मुद्दा खत्म हुआ, मदरसों के बारे में भी ईमानदारी से जो लीगल हैं वो चलें, उसके बारे में भी जांच हुई, ट्रिपल तलाक भी हुआ, धारा 370 भी खत्म हुई, 35A भी खत्म हुई, राम मंदिर का विषय भी सॉल्व हुआ। आगे क्या होगा तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। हमारे साथ कई दर्शक हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनके प्रश्न भी लेंगे। जो पूछना चाहते हैं, नए लोगों को मौका दीजिए। और एकदम हॉल खचाखच भरा है, बैठने के लिए जगह नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी पीछे बैठे हैं, उनकी ये शालीनता है। माइक जल्दी दीजिए, नए व्यक्ति को दीजिए, जिनका हो गया उनको दूसरे का अवसर दीजिए। आदरणीय, 1 मिनट लूंगा। भगवान, विकास की और देश के उत्थान की बहुत बड़ी चर्चा हुई, सब तरह की चर्चा हुई, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं भगवान, बार बार इस देश में नरसंहार हुए, शास्त्री जी हों और दुनिया भर के लोग हों, बार बार गद्दारी के नमूने मिले, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, और जिन नेताओं ने किया कम से कम हम उनको
कटघरे में तो खड़ा करें, इतिहास में तो कहें कि ये अपराधी थे जिन्होंने इस देश में नरसंहार किए बार बार। 85 पैसे का भ्रष्टाचार कैसे हुआ? और जो अभी जो कलकत्ता हाई कोर्ट का 1985 का 26 डेंजरस आयतों का जिक्र हुआ, जिक्र नहीं हुआ, जिक्र करना चाहिए ना। जब हाई कोर्ट ने कहा कि ये खतरनाक आयतें, इनको कुरान से बाहर निकाल देना चाहिए। इन बातों पर मेरे स्वामी आपसे एक विनती है, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की तरफ से, कि एक कमीशन बने जिसमें पिछले 1000 साल 500 साल की जो हिंदू जाति के साथ, देश के साथ जो गद्दार पैदा हुए, जिन्होंने नरसंहार किए हैं, भ्रष्टाचार नहीं किया, जिनको चर्चिल ने बहुत बुरी तरह से स्काउंड्रल बास्टर्ड कहा था। विनती है मेरी इस पर। देखिए, इसमें मैं आपको 2 फैक्ट बता देता हूं और फिर जो आपने नरसंहार की बात कही वो भी बताता हूं। हमारी सरकार आने से पहले एक एक्ट था, IMDT एक्ट। ये असम में जानते क्या एक्ट था? यदि कोई बांग्लादेशी घुसपैठी आया हुआ है और आपको लगता है कि आपके घर के बगल में कोई रह रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, या सरकार के अधिकारी को भी लग रहा है, और अगर वो कंप्लेन करता है तो ये कंप्लेन करने वाले का दायित्व है कि वो ये साबित करे कि ये बांग्लादेशी है। और ऐसे में तो आदमी कंप्लेन करने में भी डरता था। अब क्या हुआ, वो एक्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट को क्वैश किया, और उसके लिए कौन गया था कोर्ट में? सर्बानंद सोनोवाल गए थे, जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट को क्वैश करते हुए कहा कि यह भारत पर विदेशी आक्रमण के समकक्ष था। अब वो तो ऐसा एक्ट लाए थे, हम क्या लाए? CA एक्ट लाए। हमने बहुत साफ डिमार्केशन किया कि घुसपैठिए और शरणार्थियों में अंतर है और उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा आपको उदाहरण देता हूं, UAPA एक्ट था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके तहत आप संगठनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो उसमें क्या प्रावधान था? संगठन पर ही प्रतिबंध लग सकता था। अब क्या होता था, जैसे किसी संगठन को प्रतिबंधित किया, उसके लोग दूसरा संगठन बना लेते थे कुछ दिनों के बाद। अब आप साबित करिए कि इस संगठन में गड़बड़ है। जैसे सिमी था, तो फिर उसके बाद PFI बन गया, अब उसके अंदर से SDPI बन गया। तो अब हमने वह व्यवस्था की कि व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा, जो विश्व में भी व्यवस्था है। जैसे मसूद अजहर को हमने घोषित करवाया UN से। तो अब क्या हो गया कि यदि वो संगठन बदलने का प्रयास करेगा तो भी वो नहीं हो सकता। इस ढंग से कई कानूनी प्रावधान जो गृह मंत्री जी ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये चीजें की हैं। अब जो आपने कहा कि इन बातों को स्वीकार तो करें कि नरसंहार हुआ था, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को नहीं पता। ये तो स्वीकार होकर स्थापित किया जा चुका है। एक हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं RJ रमल, आप जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने 30 साल रिसर्च करके, एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च टीम के द्वारा दुनिया के सारे देशों में रिसर्च करके पिछले 2000 साल में नरसंहार में मारे गए लोगों की का एक आंकड़ा और रिसर्च प्रस्तुत किया है, और वो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसको डीमो साइट कहते हैं। और उनके अनुसार लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नरसंहार में मारे गए, यानी या तो सेनाओं के द्वारा या राजाओं के द्वारा अपनी प्रजा में जो नरसंहार होता था। मगर महत्वपूर्ण बात जानते क्या है? उन्होंने कहा भारत एक एकमात्र ऐसा देश है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई नरसंहार नहीं हुआ। केवल एक उसमें कलिंग का उल्लेख है और एक कोई और दक्षिण भारत का उसका उल्लेख है, जिसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या कुछ हजार थी, और उसके बाद भी राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। 13वीं शताब्दी के बाद ही नरसंहार हुआ है। अब उसने खुद जो डिटेल लिखा है भारत के बारे में, मगर अफसोस की बात यह है कि भारत के इंटेलेक्चुअल्स को वो अच्छा नहीं लगता है, और वो कहने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कोई नरसंहार नहीं हुआ वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बातें जो भारत तो छोड़िए, बाहर तो छोड़िए, उनके फरमानों में लिखी वो तो अलग है। आज दुनिया की न्यूट्रल एथेंटिक रिसर्च, जिसने सिर्फ भारत की रिसर्च नहीं की है, दुनिया भर की रिसर्च की है, वो भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है। मेरा नाम सर्वेश पाठक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2024 के लिए बीजेपी अपने स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव करेगी? क्योंकि 2018 में जो सिचुएशन था, हम मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, छत्तीसगढ़ हारे थे, कर्नाटक में भी हमारी सरकार नहीं बनी थी। लेकिन 2019 में कर्नाटक में 28 में से 25, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 में से 27, राजस्थान 25 में से 25 लेके आए थे। लेकिन जो अभी सिचुएशन बदल रही है, थोड़ा जो जनता है उनमें, जो राष्ट्रवादी जनता है उनमें कहीं ना कहीं ये चिंता बन रहा है कि क्या 2000 जो ये फ्री बीज की राजनीति चल रही है, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस लेके आई और वहां पे जो वो जीत हासिल की है, तो क्या बीजेपी कुछ जो मूल सुविधाएं जो कि जो ओल्ड पेंशन की बातें होती हैं, क्या बीजेपी इस पे विचार विमर्श करेगी?
देखिए, हमारा जो अप्रोच है, स्ट्रेटजी बहुत स्पष्ट है। जन कल्याण, विकास और राष्ट्रीय स्वाभिमान, तीनों विषयों को लेकर एकदम स्पष्ट हैं। और मोदी जी के विराट व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व में जनता का विश्वास हमारे ऊपर। जो आपने कहा कि हम कर्नाटक नहीं जीत पाए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं जीत पाए थे, पर उसी राजस्थान में जहां हमारी सरकार नहीं बनी, 25 की 25 लोकसभा हम जीते। क्यों? क्योंकि देश की जनता भी बहुत समझदार है, उसे पता है कि किसको किस आधार पर वोट करना। इसका एक बड़ा मैं इंटरेस्टिंग उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र सदन में बैठे हुए हैं। 1999 में जब अटल जी की सरकार थी, तो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हुआ महाराष्ट्र में। और मजे की बात जानते क्या है? हमें लोकसभा में 10% अधिक वोट मिले विधानसभा के मुकाबले। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक ही समय में जब वोटर 2 वोट दे रहा है, तब भी वो डिमार्केशन कर रहा है कि किसको कहां पे वोट करना है। और जहां तक विकास और नई ऊंचाइयों पर भारत को ले जाने की बात है, सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कुशलता के साथ काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जब देश की जनता, इवन अगर आप जो सर्वे एजेंसीज थी उनसे भी पूछिए, तो उन्होंने का कहना था कि कर्नाटक में जो शुरू बता रहे थे शुरू से ही कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, उनका भी कहना था कि वही वोटर जिससे आप वो पूछ रहे हैं, वो केंद्र में मोदी जी को देखना चाहता। दिल्ली में बैठे हम लोग, 67 और 62 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को, और लोकसभा में दोनों बार 0, और मैसिव मेजॉरिटी से भाजपा जीती। इसलिए मैं मान रहा हूं कि देश की जनता के, मतदाता के विवेक पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस श्रेष्ठ कार्यों को ध्यान में रखते हुए भाजपा को निर्णायक जनादेश देगी और 300 से अधिक सीटें देगी। हाँ, थोड़ा आगे। हाँ, मैं पुरुषोत्तम भदौरिया हूं। मेरा प्रश्न यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ग्वालियर रियासत के महाराज राम साहब, उनके 2 बेटे और एक नाती मधुसूदन 4 की मृत्यु हुई थी, और भिंड से 500 लोग गए थे। लेकिन इतिहास में ना उदयराज का नाम है, ना राम साहब का नाम है, जबकि दिवेर के युद्ध में और हल्दी घाटी के युद्ध में अगर भिंड से लोग ना गए होते तो उतनी विजय नहीं होती जितनी अपेक्षा की जाती है। तो कब तक हम लोगों को इतिहास से बाहर रखा जाएगा? आपने हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया। इतिहास से बाहर क्या, इतिहास के ऊपर कैसा चश्मा चढ़ा दिया जाएगा, वो हल्दी घाटी के युद्ध से उसका उदाहरण है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध में कहा जाता ना, महाराणा प्रताप हार गए थे। अब ये बताइए, कोई राजा हार गया, इसका पैरामीटर क्या है? आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो हार गए? इसके 4 डिफाइंड पैरामीटर्स है। नंबर 1, वो मार दिया गया हो। नंबर 2, वो बंदी बना लिया गया हो। नंबर 3, उसने टैक्स देना शुरू कर दिया हो। और नंबर 4, दरबार में जाके हाजिरी लगा ली हो। महाराणा प्रताप ने चारों में से क्या काम किया था? कुछ भी नहीं। तो भाई किस आधार पे कह दिया कि हार गए थे? तो जो आपने कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध का प्रकट रूप में दिख रहा है कि जो सामने दिख रहा वो झुठला दिया गया, तो ऐसे बहुत सी घटनाएं जो उसके साथ जुड़ी हुई होंगी, वो तो किस प्रकार से किनारे की गई होंगी, आप स्वयं समझ सकते हैं। आने वाले समय में ये सारे सत्य अपने आप उभर के सामने आए। पानीपत 3 के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो हार गए। वो हारने का कारण ही नहीं था, क्योंकि जो जीता, अगर जिसको जीता कहा जाता है, तो उसने राज कहाँ किया? उसने तो राज किया नहीं। उल्टा वहां से फिर कभी भी कोई आ नहीं पाया। इतना बड़ा विजय हुआ, लेकिन पानीपत 3 को भी पराजय कहा जाता है। अरे आप ऐसे समझिए कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है, सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन 1025 में होता। 300 साल, 300 साल का इतिहास कहां है? 1025 में सोमनाथ, 1192 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली कब्जा कर पाता। 250 साल, इसका इतिहास कहां है भाई? और 1192 के बाद श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बाबर जाके तुड़वा पाता 1527, फिर 350 साल, उसका इतिहास कहां है? और एक और लॉजिकल, मतलब लाइटर नोट पे एक बात बता दूं, बाबर का नाम हम सब जानते हैं। बाबर जानते हैं कितने दिन राज किया इस देश के ऊपर? वो भी देश के एक हिस्से पे। 1527 में जीता, 1530 में मर गया, 3 साल। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश के ऊपर शासन किया है। मगर इसके बावजूद 500 साल पहले की उस चीज को लेकर छाती पीटने वाले लोग आज भी यहां पर बने हुए हैं। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हाँ, सर मेरा एक सवाल है आपसे। ये नई सरकार जो आप 2024 में आपकी आएगी, बहुत अच्छी बात है, तो मेरी शुभकामनाएं भी है सर। सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आ रहा है पूरे आपके नोएडा क्षेत्र छोड़िए, पूरे
इंडिया में 2009 और 2010 से लोगों ने फ्लैट बुक कराए हुए हैं, आज तक उनको कुछ नहीं मिला है, बल्कि कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं। और उसके अलावा एक दो कंपनी को सरकार ने टेक ओवर किया है, पर उस पर कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। रेरा आपने बनाई बहुत अच्छा, वहाँ 3 से ज़्यादा चौथा अधिकारी नहीं होता है। ये यूपी का सर एक छोटा सा है कि लोग अपने एक तो ईएमआई दे रहे हैं, उल्टा अपना बैंक भी उन पे केस कर रहे हैं, उनको फ्लैट ही नहीं मिला, ना कुछ है, सब तैयार है, सब कुछ है। कुछ इस तरह का फास्ट ट्रैक कोई ऐसी आपकी सरकार की तरफ से कुछ मेंबर और ज़्यादा हों, जो कंपनी आपने टेक ओवर की है, तो जल्दी से जल्दी लोगों को घर मिल सके। देखिए, जब हम लोग आए तो इस जंग का बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आम जनता से पैसा लिया गया और उसके बाद उनका पैसा फंसा रहा, ना उन्हें मकान फ्लैट मिल रहा था ना वो। इसीलिए सरकार पहले इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाई और उसके बाद रेरा बनाया गया और उसके बाद उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया गया और तेजी के साथ सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है। जो ऐसी कंपनियां जिनके पास आज उन्होंने सब पैसा उनका डूब भी गया और वो इस लायक भी नहीं है, ना वो पैसा वापस कर सकें, ना वो फ्लैट दे सकें, तो सरकार उसका अधिग्रहण करके उन तो भी संबंधित उपभोक्ताओं को क्रमशः उनके फ्लैट्स उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। हाँ, पूछिए, चल रहा है। हेलो, नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। सर, मैं मुंबई में मालाड, मालवनी और गोरेगांव वेस्ट में दलितों का बहुत माइग्रेशन का प्रॉब्लम है सर। वहाँ पे जो कम्युनिटी रहती है ना, 80% में रहती है। और लास्ट टाइम में 17 सितंबर अटल जी, अपना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे हम गुलराज सोसाइटी में किए थे, तो उन्होंने वो लोगों ने उस कम्युनिटी के लोगों ने उसके ऊपर हल्ला किया था। तो हमने जाके लोढ़ा जी के माध्यम से हमने जाके वहाँ पे आंदोलन भी किया, लेकिन उसमें हल्लू क्या हो गया, कुछ 8 दिन 10 दिन तक लिए ये हो गया। बाद में उसका पानी काट दिया गया, उसके ऊपर फिर ये कर दिया गया, फिर वहाँ से वो लोग जो है वो वहाँ का माइग्रेशन हो गया। ऐसा दलित लोगों का माइग्रेशन बहुत हो रहा है सर। वो एक लैंड जिहाद है। या 2024 के पहले अगर लैंड जिहाद का कायदा कानून बनेगा सर, ऐसा मेरी आपसे ये है। देखिए, जो आप एक स्पेसिफिक घटना बता रहे हैं उस विषय में तो जो वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे मुंबई के, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो आप घटना बता रहे हैं उसमें क्या हुआ था। हाँ, जहाँ तक आपने कहा लैंड जिहाद या इस तरह की कोई बात, मतलब अनधिकृत रूप से ज़मीन को कब्जा करना, तो अब आपने देखा होगा रिकॉर्ड्स भी डिजिटल हो रहे हैं और ड्रोन मैपिंग के द्वारा सबसे बड़ी समस्या क्या थी? 2 चीज़ों की समस्या थी कि इसकी जो पैमाइशी सही नहीं होती थी, ये ज़मीन किसकी या किसकी, इस बात को लेकर विवाद चलता रहता था बरसों बरस तक। अब ड्रोन मैपिंग के द्वारा उसका डिटर्मिनेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड होंगे, तो आने वाले टाइम में किसी के लिए आसान नहीं होगा किसी की भी ज़मीन कब्जा करना। इस चीज़ की व्यवस्था मोदी सरकार सुनिश्चित कर रही है। अब तो कुछ हिस्से की कब्जे की बात करें, मैं कहता हूं मुंबई कब्जा हो रही है आंकड़ों के साथ। और मैं तो 15 वर्षों से मुंबई का प्रतिवर्ष फिगर दे रहा है, ये मुंबई से, ये मेरे से सहमत होंगे। पहले आपको नरीमन पॉइंट या मरीन ड्राइव वाले हिस्से में कभी दाढ़ी टोपी नहीं दिखती थी, अभी वहां दाढ़ी टोपी के सिवा कुछ नहीं दिखता, ये चित्र निर्माण हुआ। एक वीडियो वायरल हुआ था जुहू चौपाटी का, तो लोग कह रहे थे कि ये जुहू चौपाटी है या कराची का बीच है। देखिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह भी है, जैसे आपने दाढ़ी टोपी शब्द प्रयोग किया, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुस्लिम समाज में जो अपनी परंपरागत या यूं कहें रूढ़िवादी, उसको जो भी कहा जाए, उसी चीज़ के साथ चिपके रहना चाहते हैं। और नहीं, ना परंपरा है ना यहाँ की रूढ़ी है, ये तो विदेशी है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, पर वो पाकर हासिल क्या कर रहे हैं ये बताइए। 2013 में रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचाया जाता है कि साहब उसमें मुस्लिम समाज की स्थिति बहुत बुरी थी, बहुत खराब थी, कुछ मामलों में शेड्यूल कास्ट वर्ग से भी ज्यादा खराब स्थिति। आपकी सरकार तो सच्चर कमेटी को लागू कर रही है, आपकी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। नहीं, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, मूल बात यह थी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति खराब है, ये 2013 की बात है ना, देश को आजाद हुए 66 साल हुए थे, उसमें 6 साल हमारी सरकार रही थी, 60 साल तो सेकुलर दलों की सरकार रही थी। कैसे इस मुकाम पर पहुंच गए भाई? और ये बात मैं एक नहीं कई बार कह चुका हूं कि जब ये देश आजाद हुआ 560 रियासतें थी, तो जिनको आप माइनॉरिटीज कहते हैं उनमें से कितनी रियासतें थी? कितनी जैन रियासत थी, कितनी पारसी रियासत थी, कितनी यहूदी रियासत थी, कितनी बौद्ध रियासत थी, कितनी क्रिश्चियन रियासत थी। 2-4 महाराजा पटियाला को छोड़ दें तो सिख रियासतें भी नहीं थी, और दर्जनों मुस्लिम रियासतें थी।
नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, और उसके बाद आज हालत उनकी ये हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? दोनों लोग जिम्मेदार हैं, ये सेक्युलरिज्म का खेल करने वालों ने और उसको न समझ पाने के कारण। अब ये आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक अपना वाकया सुनाया था कि राजीव गांधी की सरकार में जब वो मंत्री थे और जब वो शाहबानो केस के खिलाफ आके खड़े हुए, तो राजीव जी की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनसे बोला था, क्या वर्ड था, कोट अनकोट, तुम क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो ना, तुम क्यों उस चक्कर में पड़ रहे हो? दिस वॉज द वर्डिंग। और उससे उनका भी नुकसान हुआ और देश के लिए भी नुकसान हुआ। और एक कट्टरपंथी सोच, हमेशा उसी को महत्व देना, उसी कट्टरपंथी सोच के आगे झुकते रहना, और उस कारण से देश के अंदर एक विषाक्त वातावरण का भी निर्माण हुआ। अब एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत से लोग आतंकवाद के आरोपियों घर पे जाके सिजदा करते हैं, आंसू बहाते हैं, कहते हैं साहब बहुत गलत हुआ। हमने क्या किया, 2015 में 1965 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ हुई, वीर अब्दुल हमीद की पत्नी भी जीवित थी, पूरे परिवार को बुलाकर यहां सम्मानित किया गया। हमने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनाया। बताइए कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा गया हो डॉक्टर कलाम के नमाज़े जनाजा में? डॉक्टर कलाम मेमोरियल में किसी की फोटो दिखाइए, नहीं दिखती। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम जिस चीज को कहते हैं हम ईमानदारी से करते हैं, अच्छाई और सच्चाई के साथ, और उन लोगों को लगता है बहुत आसान है, कुछ कट्टरपंथी लोगों को टैकल करो और उसके बाद देश का क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 साल बाद 50 साल बाद देश का क्या होगा छोड़ दो। मगर हम वो पार्टी हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृत काल, तो 25 वर्ष बाद का तो खाका उन्होंने सामने रखा, मगर हम वो पार्टी हैं जो 5000 साल पहले का इतिहास भी ध्यान रखते हैं और 25 नहीं 2500 साल बाद ये देश कहां होगा उसका भी विचार करते हैं। एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। मयंक जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। और मयंक, एक मिनट, अच्छा चलिए एक आपका लेके अंतिम। मयंक जी, पहले तो आपको भाई साहब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप हमेशा हमारा चैनल कहिए। जी, हमारे चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि जिस सनातनी को बात हमेशा उठाते रहते हैं, बड़ी गंभीरता से उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भाई साहब आप। हम सभी आपके धन्यवाद है इसके। सुधांशु जी, आपसे एक उम्मीद रखते हैं हम ऐसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे कि एग्जिट का हिंदी वर्ड का वो बता रहे थे आप। आपके एक नॉलेज में ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके समीप ही न्यू कस्टम हाउस है। न्यू कस्टम हाउस के अंदर 2 मंदिर निर्माण है, वहाँ पे बना हुआ है मंदिर, एक माता जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है। उसी प्रांगण में एक छोटा सा पार्क है, 2 पार्क ऐसे हैं जिसमें उसका रिनोवेट किया जाता है और रिनोवेट करने के बाद में उस पार्क का नाम दिया जाता है जो कि उर्दू और फारसी। ऐसा क्या ऐसी जरूरत आ गई थी कि वहाँ पे किसी और का नाम, हमें किसी महात्मा का नाम या किसी देव पुरुष का नाम दे दिया सकता है? वहाँ पे हमारे हिंदू, जबकि देखा जाए वहाँ कार्य करने वाले मैक्सिमम सनातनी ही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो अपने आप को स्वयंभू समझ बैठे हैं? प्रश्न में एक मैं बात और जोड़ता हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं हमारा दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो तो विश्व का एक नामी एयरपोर्ट तो हो ही गया है, लेकिन उसके मेन रनवे के बगल में एक मजार है, जिस पर मजार पर हर फ्राइडे को, शुक्रवार को माथा टेकने के लिए या जो भी अरदास जो भी कहते होंगे वो करने के लिए स्पेशल गाड़ी लेके लोग जाते हैं। तो ऐसा कौन सोया है भाई उसके नीचे? मुझे तो प्रश्न अभी तक समझ में नहीं आया है कि उसको वहां से हटाया नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, ये बिल्कुल ऐसा कार्गो डिवीजन है जो इंटरनेशनल कार्गो, वहां से गेट से गाड़ी जाती है अंदर ये सी। इस विषय पे अगर वो कस्टम्स डिपार्टमेंट की है तो वित्त मंत्री जी को आप इस विषय में लिख सकते हैं, और अगर वो एयरपोर्ट के अंदर में है तो सिविल एविएशन मिनिस्टर को लिख सकते हैं। और मानवीय बात, अगर उसमें कोई चीज अनधिकृत होगी तो सरकार उस पर समुचित कार्रवाई करेगी। और कोई कुछ नहीं करता तो आप सुदर्शन को बता सकते हैं। मयंक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा बेसिस है सच्चर कमेटी रिपोर्ट का कि मुस्लिम्स पीछे रह गए हैं और इसलिए उनको ऊपर उठाना है, ये एक्चुअली कई इकोनॉमिक्स के द्वारा जो स्टडीज की गई है उसके अनुसार वो उसकी बेसिस ही गलत है। क्योंकि एक तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है किसी पॉपुलेशन का, कितनी वो अच्छा है उसकी परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए। तो डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मुस्लिम्स का हिंदूज के कंपैरिजन में ज़्यादा है। उसके अलावा और भी कई पैरामीटर्स पे उन लोगों का जो ग्रोथ है और उनकी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो हिंदुओं से मच बेटर है।
और अगर ऐसा नहीं होता तो 5 करोड़ मुस्लिम्स माइग्रेट करके इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में नहीं आ जाते, अगर मुस्लिम्स की हालत इतनी खराब होती। आज मैंने खुद सर्वे किया है कि जो नो गो एरियाज है इंडिया में, जहां पर पुलिस नहीं जाती अंदर, इजीली कार्रवाई नहीं कर सकती, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, चाहे वो अहमदाबाद का हो चाहे दिल्ली का हो, वहां पर जैसे हमको 4 मंजिल बनाना अलाउड है, जो बिल्डिंग बाय लॉज हैं। तो मैं खड़ा था एक हिंदू की छत पर, वहां से शूटिंग कर रहा था, और मैं देख रहा था कि कुछ जो मकान हैं वो ऊंचे हैं, वो 6 मंजिल तक हैं। तो मैंने कहा कि ये क्यों, इनको एडवांटेज है हाइट का? तो उन्होंने बताया कि यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये 2 मंजिल और खींच लेते हैं ऊपर, हिंदू अगर खींच लेता है तो उसका गिरा दिया जाता है। कोई भी म्युनिसिपैलिटी हो जो कि नो गो एरियाज में काम करती है, वो इसी तरह काम करती है। तो इसलिए जो पुलिस को जो पैसे खिलाया जाता है उन एरियाज में, वो ये लोग ज्यादा खिला पाते हैं। नहीं, श्याम नहीं, तो जो आपने बात कही, सरकार तो जो भी राज्य सरकारों का विषय होता है, और जहां जहां हमारी राज्य सरकारें हैं, आपने देखा हो उत्तराखंड हो, असम हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां कहीं कोई अनधिकृत कंस्ट्रक्शन दिखा है तो सरकार ने पूरी सजगता के साथ और पूरी प्रभावकता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ उस पर कार्रवाई की है। बल्कि अब तो बुलडोजर का नाम ही तब चल गया है। मुझे याद है यूपी के चुनाव के दौरान एक गीत की पंक्ति बहुत चली थी ना, वो थोड़ा भोजपुरी में था कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका ये बचा हुआ एक वर्ष जो है वो सारे सांप बिच्छू गद्दार नमक हराम जितने भी होंगे उन सबको बिलों में जाकर खोदेगा और भारत माता को मुक्त करेगा, सुखी करेगा, संपन्न करेगा। अपने बस मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, आप याद रखिए, इन पूरे आने वाले 25 वर्षों के लिए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव तो हुआ, पर ये मत सोचिए कि स्वतंत्रता का सारा जो अभियान है वो समाप्त हो गया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आप ये मान के चलिए कि हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, राष्ट्र को हैं लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा, इस अमा के तिमिर को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। इसलिए एक पंक्ति और कह दूं, अटल जी की वो पंक्ति याद रखिए, स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, अभियान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।